जी, जी। डॉक्टर रेणुका, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब पेशेंट सबसे पहले आते हैं तो ऑब्वियसली उनको ये सवाल तो पूछना ही पूछना चाहिए कि कितने दिन में और क्या हमारी जो डिज़ीज़ है वो क्योर होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब भी पेशेंट्स जो हैं वो एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो जनरली ये सवाल नहीं पूछते हैं। यानी कि वो उनके दिमाग में जो एक क्वेश्चन है वो नहीं रहता है कि क्या हमारी डिज़ीज़ क्योर होगी कि नहीं होगी, वो सीधे अपनी डिज़ीज़ बताते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर उनकी डिज़ीज़ क्योर कर देंगे। लेकिन जब हम आयुर्वेद के ऊपर आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये डिज़ीज़ क्योरेबल है या नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि क्यों बहुत ऐसा? जी। क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं मेरे पेशेंट के साथ भी डिस्कस करती हूँ कि हुँ, हमारे पास कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेशेंट पहले पूछते हैं कि ये क्योरेबल है, ये आयुर्वेद दवाई से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद के पास अभी ऐसा सिनेरियो है कि अभी लोग सब पहले आयुर्वेद के पास आते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन पहले जो समय था कि पेशेंट पहले सब ट्रीटमेंट कर डालते, एलोपैथी में जो भी ट्रीटमेंट होती है सब कर देते, लेकिन उसको क्योर नहीं होता है, हुँ, हुँ। उसको रिजल्ट मिलता है लेकिन टेम्पररी रिजल्ट मिलता है। स्किन, जैसे कि स्किन डिजीज का मैं एग्जांपल देती हूँ, तो स्किन जी। डिजीज में कि कोई एलर्जी एलर्जी का एग्जांपल देती हूँ, तो एलर्जी की कोई एलोपैथी में ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसकी लाइफ टाइम उसको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है या कोई एलर्जी की मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो पेशेंट इतने उसको डिप में चले जाते हैं कि उसको क्योर ही नहीं होता है। सोरियासिस जैसे पेशेंट हो, एक्जिमा जैसे पेशेंट हो, एलर्जी जैसे पेशेंट हो, कि कई सारे डॉक्टर को वो बार बार बदल चुके होते हैं, बार बार बदल चुके होते हैं। तो हुँ, हुँ। उसका ट्रस्ट लेवल है डॉक्टर के ऊपर, वो चला जाता है और उसका जो डिजीज है वो क्योर नहीं होता है, तब वो आयुर्वेद के पास आता है। तब उस आयुर्वेद में भी क्या होता है कि कितने सालों का उसका डीप हो गया, जितना जितना जी। वो लंबा चला जाएगा उतना उसका क्योर करने में भी टाइम होता है, टाइम लग हुँ, जाता हुँ। है। अगर को डिसीज कोई भी हुआ है, तुरंत ही आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हो तो तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आप घूम फिर के जब वो डिसीज अपने काबू से बाहर हो गया है तब आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाते हो, तो आयुर्वेद से रिजल्ट तो मिलता है हुँ, लेकिन हुँ। तब समय लग जाता है। तो जो वो विश्वास से वो चला जाता है कि भाई एलोपैथी डॉक्टर कुछ अभी तक तो किया नहीं है, तो ये आयुर्वेद डॉक्टर करेगा या नहीं करेगा। तो हुँ, वो हुँ। पहले हमारे पास आते हैं तो तब पहले एक क्वेश्चन होता है कि ये डिजीज मिटेगा, अच्छा होगा, क्योरेबल है, कितने समय तक दवाई लेनी पड़ेगी, ये सब वो हमारे आधा घंटे की कंसल्टिंग होती है। और एलोपैथी के डॉक्टर के पास 10 या 5 मिनट का काम होता है, हुँ, मेडिसिन हुँ। प्रिस्क्राइब कर, पूछ लिया क्या है, वो कुछ नहीं होता है हमारे वहाँ। वो हमारे वहाँ तो पहले तो पेशेंट आते हैं और पहला ही क्वेश्चन करते हैं, मैडम एक क्योरेबल है या नहीं है। तो उसका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो एलोपैथी के डॉक्टर और मेडिसिन में जो खत्म हो गया है, इसलिए हमारे पास आते हैं तो वो पहले ही क्वेश्चन पूछते हैं हुँ, कि हुँ। मैडम क्या रिजल्ट मिलेगा, कब रिजल्ट मिलेगा। ओके, ओके। तो लेकिन डॉक्टर रेणुका, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो आयुर्वेद है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो भारत आयुर्वेद ने भारत में जन्म लिया है और भारत की जन्मभूमि ही आयुर्वेद की जन्मभूमि है। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि जैसे कि अभी भी डिस्कशन कुछ टाइम पहले भी चल रहा था टेलीविज़न में, न्यूज़ में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी के बारे में। तो क्या आपको भी लगता है कि भारत जन्मभूमि होने के बावजूद भी भारतीयों के अंदर आयुर्वेद को लेकर उतना विश्वास नहीं है जितना एलोपैथी को लेकर है, या फिर ये एक गलत धारणा बनाई जा रही है लोगों के मन में? पहले था, इस सिनेरियो पहले था, लेकिन आफ्टर कोविड तो टोटली चेंज हो गया है। अभी अच्छा। सब, हाँ, सब यंग जनरेशन और सब लोग पहले जो भी डिसीज होता है तो पहले आयुर्वेद के पास जाते हैं। हुँ, बिफोर ईयर्स में बोलते तो सेम ही सिनेरियो था कि आयुर्वेद, इंडियन लोगों का जो आयुर्वेद पर ट्रस्ट था उसके हिसाब से फॉरेन लोगों को जो आयुर्वेद पे ट्रस्ट है वो ज्यादा वो था। ज़्यादा है। हुँ, हुँ। हाँ, वो ज्यादा था। और मेरे पास भी, मैं प्रैक्टिस करी हूँ 15 साल से, तो जो हर महीने जो एनआरआई पेशेंट जो मेरे पास आते थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ्स में। तो वो इतना ट्रस्ट करते थे हमारे और सैल्यूट भी करते थे कि नहीं, आयुर्वेद इज अ ग्रेट थेरापी। और वो इतना इंटरेस्टेड भी होते हैं नॉलेज के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो तब हम देख के ऐसा लगता था कि भाई फॉरेनर्स को कितना ट्रस्ट है, और हमारी पब्लिक को, हमारे लोगों को ही ट्रस्ट नहीं है। लेकिन आफ्टर कोविड जो आए हैं, डेफिनेटली सब लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है और रिजल्ट क्या ही आयुर्वेद ने, सब लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सच क्या है क्या झूठ है। तो जो ट्रस्ट है वो डेफिनेटली बढ़ा है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि कोरोना के बाद, कोविड के बाद जो ये ट्रस्ट है आयुर्वेद पर वो ज्यादा बढ़ा है हम भारतीयों का अपने आयुर्वेद को लेकर, इन कंपैरिजन टू जो कि पहले था। डेफिनेटली। क्या बात है। तो चलिए डॉक्टर रेणुका, इसके बाद हम जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप जैसे आपने मेंशन किया शुरुआत में कि प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद में आपका ट्रीटमेंट होता है, तो एक बार अगर आप हमारे ऑडियंसेस को बता दें कि जो प्रकृति है वो होती क्या है, और कैसे एक इंसान को अपनी प्रकृति के बारे में पता चल सकता है कि उनकी आखिर प्रकृति कौन सी है। आयुर्वेद का बेस टोटली 3 दोष पे है, वात, पित्त, कफ। हमारे हाँ, आप नेचुरली जनरली आप सोचोगे तो तुम सर दर्द होगा या सर्दी बढ़ गई होगी तो तुरंत ही बोल दोगे कि मेरा कफ बढ़ गया है। डेट मीन कफ दोष, कफ। हाँ, और आपको एसिडिटी होगी, गर्मी होगी तो तुरंत ही आप बोलेंगे कि मेरा पित्त बढ़ गया है। पित्त, तो वो डेट मीन्स पित्त प्रकृति। और कोई दवा होगा या कोई जॉइंट पेन होगा तो तुरंत हम बोलेंगे कि वाह है, वाह, तो वो वायु प्रकृति। तो हमारी प्रकृति हमारे दोष पे ही रिलेट करती है। और इतना अच्छा हमारी बॉडी की प्रकृति और दोष के साथ इतना अच्छा रिलेशन है कि हमारे जो बाल्यावस्था होते हैं तब कफ प्रकृति होती है, मिडिल अवस्था में पित्त प्रकृति और ओल्ड एज में वायु प्रकृति है। तो उस हिसाब से हम डिजीज भी उस हिसाब से होते हैं कि आप देखना कि छोटे बच्चे होते हैं तो उसको कफिंग ज्यादा होती है, और मिडिल एज जो है, टीन एज है, उसको गुस्सा आता है, गर्मी होती है, और एकदम उसको एकदम उसका जो नेचर एसिडिटी, स्टमक प्रॉब्लम्स, हाँ वो सब होता है। तो वो डेट मीन्स पित्त, तब नेचुरली उसके बॉडी में पित्त दोष होता है। और आफ्टर 40 होता है तो सब लोगों को पेन हो जाता है, गैस का, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नेचुरली होता है। तो दैट मीन्स प्रकृति। तो वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकृति होती है हमारी बॉडी में। उस हिसाब से हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से होता है, हमारा बॉडी का नेचर भी उस हिसाब से होता है। और उस जो भी प्रॉब्लम होता है वो सम होता है, वात, पित्त, कफ वो नेचुरल है, और सम होता है तो हमें कोई डिजीज नहीं होते हैं। अगर वो बढ़ गए या कम हो गए तो हमें डिसीज होता है वात, पित्त, कफ के हिसाब से। और हमें ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से प्रकृति के हिसाब से ही देनी पड़ती है, तो ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है आयुर्वेद में। मैं एक बात इधर वो भी मेंशन करना चाहती हूँ कि एमबीबीएस की जो जीपी प्रैक्टिस करनी है वो बहुत ही इजी होती है, लेकिन एक आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी बहुत ही हार्ड होती है, और अच्छा रिजल्ट देना भी बहुत ही हार्ड है। क्योंकि आयुर्वेद में आप 10-15 दवाई लेके बैठ जाओ, एलोपैथी में आप 10-15 दवाई लेके बैठ जाओ तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन आयुर्वेद में 10-15 दवाई से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, पेशेंट के दोष के हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो एक वाला पेशेंट आया है तो एसिडिटी वाला पेशेंट आया और दूसरा एसिडिटी वाला पेशेंट आया तो दोनों की ट्रीटमेंट और दोनों की मेडिसिन चेंज हो जाएगी। पेशेंट एक ही लेकिन ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमें प्रकृति को पहले एनालिसिस करना पड़ता है, दोष को पहले एनालिसिस करना पड़ता है, और उस हिसाब से हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जानना पड़ता है, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है।